मैं कृष्णकांत ओझा। आज इस तीसरे वीडियो में भी हम आपातकाल की बात करेंगे। वैसे तो 26 जून 1975 को आपातकाल लगा था, लेकिन बिहार के लिए आपातकाल जैसी स्थिति 1 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब यहाँ सरकार के कारनामों से उद्वेलित छात्र पटना की सड़कों पर उतर गए थे। सरकार असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि सरकार के जितने जो उस समय की सरकार के जितने जो गलत निर्णय थे उसको लेकर के छात्र जब सड़क पर उतरने लगे, तब पीछे से जयप्रकाश नारायण का भी नेतृत्व उन्हें मिल गया था। यह हम बात करेंगे आज मीशा का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का। बहुत बदनाम कानून था यह। वैसे तो कहा जाता है कि यह कानून जो तस्कर थे उनके लिए लाया गया था, लेकिन बड़ी चालाकी से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसका उपयोग छात्रों के विरोध में या वैसे लोगों के विरोध में जो सरकार के जो गलत निर्णय थे, जो तानाशाही थी, उसके विरोध में, और प्रशासनिक जो अधिकारी थे जो तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगे थे, उनके विरोध में जब आंदोलन होता था तो उन लोगों को, उस आंदोलन को कुचलने के लिए, लोगों को जेल में डालने के लिए इसका उपयोग किया गया था। उस समय के छात्र नेता लालू प्रसाद यादव भी उससे प्रताड़ित हुए थे, पीड़ित हुए थे। सुशील कुमार मोदी भी कहते हैं कि मीशा के तहत हमें जेल में डाल दिया गया था, तरह तरह की प्रताड़ना दी गई थी। अश्विनी कुमार चौबे भी जब उन दिनों को याद करते हैं तो कई प्रकार की बातें, ऐसी बातें कहते हैं कि लगता है कि ऐसा कैसे इस भारत देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, संभव हो सकता है। लेकिन हुआ था। जेलों में यातनाएं दी जाती थी। जो समाजवादी या जनसंघ के जो लोग थे, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग थे, विद्यार्थी परिषद के जो नेता थे, छात्र नेता थे, जेलों में जाते थे मीशा के तहत, तो उनके साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। भोजन नहीं दिया जाना, या उनको जो दुर्दांत अपराधी होते थे, कुख्यात अपराधी होते थे, उनके बीच डाल देना, उनसे पिटवाना, प्रताड़ित करना। मतलब जिस प्रकार के उपक्रम अंग्रेज करते थे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए, उन्हें कठोर सजा देने के लिए, उस प्रकार के उपक्रम मीशा के तहत बंद जो राजनीतिक कैदी होते थे उनके साथ इस आजाद भारत में भी जब होता रहा, हुआ। ये उदाहरण है। इसीलिए कहा जाता है कि जब 1975 में 26 जून के सुबह 1975 में जब देश में, पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की गई, तो बिहार के लोग ज्यादा चौंके नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस प्रकार का अत्याचार आपातकाल में हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा अत्याचार छात्र आंदोलन को कुचलने के नाम पर सरकार द्वारा या सरकार के अधिकारी द्वारा किया जा चुका है। इस आंदोलन में सबसे बड़ी जो बात है, कहा जाता है कि आंदोलन के मुखिया लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन जेपी के करीबी और इस आंदोलन को खड़ा करने वाले जो लोग, उनका बताना है कि इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार के रूप में उस समय के विद्यार्थी परिषद के राम बहादुर राय और गोविंदाचार्य थे, जो हमेशा जेपी के संपर्क में थे, और जेपी को उन्होंने आश्वासन दिया था, वादा किया था कि जब तक हम लोग छात्रों का नेतृत्व करते रहेंगे, तब तक छात्र उस प्रकार के अराजक व्यवहार नहीं करेंगे जिससे आप आंदोलन में शामिल होने से कतरा रहे हैं। जब इन दो नेताओं के आश्वासन से संतुष्ट हो गए जेपी, तब जेपी कहे कि नहीं, अब मैं चाहता हूं कि छात्र जो इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, जो लोकतंत्र जो संकट में है, उसके विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं, तो अब हम इनके आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। होता है बहुत सारी बातें ऐसी कह सुन दी जाती है जिसमें एक जन अवधारणा बन जाती है कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन होता है। छात्र आंदोलन के ऊपर चंद्रभूषण दुबे और हरेंद्र पांडे जैसे लोग बताते हैं, कहते हैं कि उस समय में भी मीडिया का दुरुपयोग करके लोग अपनी अपनी छवि को बनाने का प्रयास करते थे। लालू प्रसाद यादव के बारे में बताया जाता है कि उस समय में एक रिलीज
मीडिया के दफ्तर में, अखबारों के दफ्तरों में पहुंचा दिया गया, आकाशवाणी में पहुंचा दिया गया, सभी जगह पहुंचा दिया गया कि लालू प्रसाद यादव की हत्या, उनकी जान चली गई है गोलीकांड में, अब वो नहीं रहे। और इस झूठे अफवाह से बहुत 1, 2, 4, 10 घंटे में ही लालू प्रसाद यादव उस समय के बड़े छात्र नेता बन गए थे। बाद में पता चला कि वो तो उस आंदोलन में थे ही नहीं, कहीं दूसरी जगह थे। तो इस प्रकार से देखें तो आंदोलन में जो छात्र जो लगे हुए थे, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगे हुए थे और छात्र संगठनों के लोग जो संगठन के जो लगे हुए थे, उनके नेतृत्व को हड़प लेना, इस प्रकार की प्रवृत्ति उस समय में भी कार्य कर रही थी। कहा जाता है कि जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो उसके लिए कोष की व्यवस्था की जानी थी। कोष एकत्रित हुआ और कोष का उपयोग करने की जिम्मेदारी बाद में जो जेपी के शिष्य कहे जाने वाले जो मुख्यमंत्री बने उनके पास उनको दे दी गई थी। और कोष में गड़बड़ी हुई जिसके कारण जयप्रकाश नारायण उस व्यक्ति से, उस छात्र नेता से दुखी भी हुए थे और उनको अपने से दूर रखने का प्रयास करने लगे थे। तो इस प्रकार की बातें जब होती हैं, जब समर्थ को नहीं दोष को साई, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो इस प्रकार की बातों को गौण कर दिया जाता है और ऐसे लोग अपने अनुकूल इतिहास का निर्माण करना शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी के बारे में भी बताया जाता है कि कलश में ताम्र पत्रों पर लिख करके और कहीं रखवा देना, या जो भी कोई भी योजनाएं हैं तो एक ही परिवार विशेष के नाम पर हो, एक परिवार विशेष के लिए की ब्रांडिंग करने वाली बात हो। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति उसमें 71-73 के बाद ही शुरू हो गई थी। कांग्रेस इंदिरा गांधी के संरक्षण में, इंदिरा गांधी का प्रयास होता था कि उनके बाद उनके पुत्र संजय गांधी देश का बागडोर संभाले और इसके लिए जो योग्य जो व्यक्ति होते थे, जो सत्य बोलने का हिम्मत करते थे, उनको दरकिनार किया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में जब सत्ता सत्य को नहीं देखना चाहे और अपने आसपास केवल चमचे जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार के लोगों को रखे जो असत्य ही बोले, उनके मन अनुकूल बात बोले, इस प्रकार के लोगों की भीड़ जमती चली गई। और जयप्रकाश नारायण जो कि 1973 तक इंदिरा गांधी के हर एक काम में, हर एक निर्णय में उनके साथ खड़े होते थे, वो धीरे धीरे करके दूर होते चले गए। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी सत्य से बिल्कुल दूर होती चली जा रही थी। इसलिए क्योंकि उन्हें अपने परिवार को, अपने पुत्र को गद्दी पर आसीन करना था और इसके कारण जितने भी कांग्रेस पार्टी के भी जो योग्य लोग होते थे उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया, उनको दूर करना शुरू कर दिया और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। और प्रवृत्ति ऐसी बढ़ती चली गई, उनसे गलतियां होती चली गई। न्यायालय ने भी निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी को पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को बिल्कुल दरकिनार करते हुए, रौंदते हुए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। और आपातकाल लगाने के बाद में जो हुआ वह तो काला अध्याय के तौर पर, लोकतंत्र के काला अध्याय, लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय के तौर पर है। संयोग ऐसा देखिए कि जो लोग इंदिरा गांधी का विरोध करते थे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो, वही लोग जेपी के इकबाल के कारण, जेपी के नेतृत्व के, जेपी के नाम पर और उस समय के जनसंघ और बाद के भाजपा के नाम पर उसके सहयोग से जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको बदलते देर नहीं लगा और वही जो कांग्रेस का जो मॉडल था उसी मॉडल को अपना लेते हैं और अपने बाद अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने पुत्रियों को, यहाँ तक कि अपने साला ससुराल के पक्ष के लोगों को भी राज्यसभा, विधान परिषद, मंत्री परिषद और पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना शुरू कर दिया। और आज वे लोग वहीं खड़े हैं जहां आपातकाल के दौरान कांग्रेस थी, उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की इस यात्रा में देश को एक सशक्त और रचनात्मक, सकारात्मक भूमिका निभाने वाला विपक्ष चाहिए। आज विपक्ष कहीं नहीं है और यह आपातकाल के इस
याद में जो काला दिवस है उस पर यह सबको, जो राजनीतिक जो चिंतक हैं या जो भारत की भलाई चाहते हैं, जो अपनी भला चाहते हैं, वो चिंतित हैं कि यहाँ प्रतिपक्ष एक ऐसा हो जो सकारात्मक सोच के साथ आलोचना करे, न कि आलोचना के नाम पर सत्ता लोलुपता के बस में होकर के भारत की सरकार को इस रूप में खड़ा करे कि भारत कमजोर हो, विदेश में भारत की छवि गिरे। ऐसे विचारों को या ऐसे विचारों से प्रेरित होकर के जो कार्य हो रहे हैं वह देश के भले में नहीं है। जेपी का स्मरण करते हुए, उनके कार्यों का स्मरण करते हुए और आपातकाल को फिर से याद करना आवश्यक है, ताकि इन तमाम बिंदुओं पर हम विचार कर सकें। और यह पत्रकारिता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी है। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपके साथ फिर आएंगे नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपातकाल से जुड़े हुए कई बिंदुओं को फिर से यहाँ पर आपके समक्ष लाएंगे।